ईरान एक मुल्क नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी तहजीब का एक नाम। ऐसी तहजीब जिसने वक्त के बड़े बड़े हुक्मरानों को चैलेंज किया लेकिन कभी घुटने नहीं टेके। वही ज़मीन जहां कभी साइरस, डोरेशियस जैसी बड़ी एम्पायर्स कायम हुई, जिन्होंने इंडिया से लेकर इजिप्ट तक हुक्मरानी की। सबसे बढ़कर मुस्लिम सल्तनत, मुस्लिम एम्पायर का हिस्सा बनने के बावजूद ईरान ने अपनी ज़ुबान, कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा। बल्कि अब्बासी एम्पायर यानी अरब हुक्मरानों की तहजीब को भी ईरानी रंग में रंग दिया। ये वो कौम है जिसने सिकंदर यूनानी से लेकर सद्दाम और ट्रंप से लेकर तिल अदीब तक सबको चैलेंज दिया। ये वीलॉग इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश है। आखिर ईरान को दबाना, झुकाना दुनिया के लिए इतना मुश्किल क्यों है? इसकी जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? इसकी तहजीब इतनी मजबूत क्यों है? आज हम देखेंगे ईरान कैसे ऐसा मुल्क बना जो वक्त के बड़े बड़े इंपीरियलिस्ट साम्राज्यों और एम्पायर्स के सामने भी नहीं टूटा। वो क्या ऐसा राज है जो पर्शिया को आज भी नाकाबिले तस्खीर बनाए हुए है? यही आज समझने जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। वैसे तो जो एंशंट इरा है यानी पुराने कदीम जिसको दौर कहते हैं, उसके अंदर जितनी भी बड़ी तहजीबें रही हैं, चाहे इंडिया की हो, इजिप्ट की हो, इराक की हो, मेसोपोटामिया की हो, ईरान की, पर्शिया की हो, इसमें भी जो पर्शियन कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कदीम दौर में भी जो ईरान का असर है मिलिट्री के एतबार से, आर्ट के एतबार से, ज़ुबान के एतबार से, कल्चर के एतबार से वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ईरान की तहजीब, ईरानी सिविलाइजेशन को ज़्यादा उजागर हुई, ज़्यादा उसको माना गया, वो मिडीवल पीरियड में था। ये मिडीवल पीरियड वो कि जब मुसलमानों ने भी ईरान को अपना हिस्सा बना लिया, ईरान को फतह कर लिया। उसके बावजूद ईरान के अंदर जो पूरा ईरानी थियोलॉजी थी, ईरान का जो कल्चर था, ईरान का जो पुरानी हिस्ट्री थी, वो अपनी जगह बरकरार रही। जैसे जब इस्लाम ने ईरान को, मुसलमानों ने ईरान को फतह किया, उसके बाद भी जो सासानी इंतज़ाम था, सासानी यानी जो कदीम ईरान की एम्पायर थी जिसकी हुक्मरानी अरब दुनिया पर भी थी, मिस्र, इंडिया के कुछ इलाकों, अफगानिस्तान के इलाकों पर भी थी। मुसलमानों के फतह होने के बाद भी ईरान के अंदर जो सियासी या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखा गया वो सासानियत ही कहलाता है। सासानी सिस्टम ही था। जैसे जो दीवान का तस्वर होता है, वज़ीर का तस्वर होता है, शाह का तस्वर होता है। और फिर सबसे बढ़कर कि जो पर्शियन लैंग्वेज थी, इसका जो रिटन स्क्रिप्ट था वो बेशक अरबिक स्क्रिप्ट की तरफ कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो फ़ारसी ज़ुबान थी, ये प्री इस्लामिक जो मिडीवल पर्शिया था, इस्लाम से आने वाले पहले जो ज़ुबान थी, इसके भरपूर असरात थे इस ज़ुबान पर मुसलमानों के फतह करने के बावजूद। अब जिस तरह एक बहुत बड़ा हमारे पास रेफरेंस आता है जो फिरदौसी हैं, जिन्होंने शाहनामा लिखा था 11वीं सेंचुरी में। इस शाहनामा में कुल 60,000 जो पर्शियन वर्सेस हैं, शायरी है। इसमें जो ईरान का पूरी कदीम हिस्ट्री रही है ज़रतश्त के दौर से, जिसको ज़रोस्ट्रियंस भी कहते हैं, और जो ईरान के कदीम दौर के किंग्स रहे हैं, जो वहाँ के हुक्मरान रहे हैं, हुक्मरानी का तरीक़ाकार रहा है, आर्ट रहा है, कल्चर रहा है, ये पूरा इस फिरदौसी शाहनामे की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। आज भी ईरान में ये फिरदौसी शाहनामा बड़े शौक़ से पढ़ा जाता है। ईरान ने अपना जो नौरोज़ होता है यानी जो पर्शियन नया साल शुरू होता है, ये फेस्टिवल भी आज तक ईरान में जारी है, जिसकी जड़ें एंशंट पर्शिया में मिलती हैं, पुराने यानी बगदाद, पुराने ईरान में मिलती हैं। बल्कि ख़ुद ईरान ने अपनी तहजीब ही सस्टेन नहीं रखी, बरकरार नहीं रखी। बल्कि हुआ ये कि जब अरब वर्ल्ड में अब्बासी एम्पायर कायम हुई, बगदाद इस अब्बासी एम्पायर का कैपिटल बना और बड़ा इसको इस्लाम का, मुसलमानों का गोल्डन पीरियड कहते हैं अब्बासी एम्पायर को, जो आज के पूरे अरब वर्ल्ड पर हुक्मरान थी। इस जो अब्बासी दौर था, अब्बासी एम्पायर थी, ये भी पर्शियनाइज्ड
ایک اسلام کے پرشنائزڈ ایک کلچر کے رنگ میں رنگتی گئی. خود جو پرشین جو عباسی امپائر تھی، یہاں پر جو پرشین کورٹ سسٹم تھے، پروٹوکول تھے، محلوں کو کیسے تعمیر کرنا ہے، رائل ٹائٹلز دینے ہیں، شہنشاہ، امیر، یہ سب متاثر تھے فارسی کلچر سے. یعنی عرب کلچر بھی فارسی کلچر سے متاثر ہونا شروع ہو گیا. بلکہ عباسی دور میں جو بیوروکریٹک سسٹم تھا، جو وزراء کا سسٹم تھا، پورا دربار کا سسٹم تھا، وہ بھی ساسانی سے انسپائر تھا. جو جس طریقے سے ساسانی امپائر حکمرانی کرتی تھی، عباسی دور میں بھی اس کی واضح چھاپ ہمیں نظر آتی ہے. منسٹرز ہوں، دیوان ہوں، کس طریقے سے لینڈ گرانٹس کرنی ہے، جاگیردار جس طریقے سے بنانے ہیں. جو پرشیا کا زبان تھی، پرشیا کا لٹریری سٹائل تھا، اس نے بھی عرب لینگویج کو بہت بڑے پیمانے پر متاثر کیا. بڑی مشہور ایک عرب 1001 نائٹس جسے الف لیلہ کی داستان بھی کہتے ہیں، جو پوری دنیا میں ایک منی ہوئی ایک اس کو آپ لٹریچر کا حصہ کہہ لیں. اس کے اندر بھی واضح طور پر ہے یہ عربک، لیکن اس کے اندر بھی واضح طور پر پرشیا کی چھاپ نظر آتی ہے. پھر عباسیوں کے دور میں بیت الحکمہ کو، جسے ہاؤس آف وزڈم بھی کہتے ہیں، اس لائبریری کو بڑی شہرت ملی. یہاں پر دنیا کی تمام پرانی تہذیبوں، پرانی زبانوں سے کتابیں ٹرانسلیٹ کی جاتی تھی. اور بیت الحکمہ کے اندر بھی سب سے بڑھ کر جو زبانیں، جس زبان میں کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی تھی، وہ فارسی زبان ہی تھی. یعنی یہاں سے آپ دیکھیں کہ عرب کو بھی انرچ کر رہی ہے پرشین سویلائزیشن. جو پرشین اسکالرس تھے، ابن سینا جیسے، ابن سینا کا میڈیسن فلاسفی میں نام ہے، الفارابی جیسے جنہوں نے سائنس، میتھ، میڈیسن میں کام کیا، ان کے اندر بھی پوری طرح یہ بھی پورے پرشنائزڈ تھے. اپنی تھاٹ میں، اپنی سوچ میں، اپنے فکر میں، اپنی آئیڈیالوجی میں یہ پرشنائزڈ تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اب ہم انڈیا کی طرف اگر دیکھیں، سب کانٹیننٹ پر کیسے کنٹریبیوٹ کیا ایرانین سویلائزیشن نے. بلکہ جو انڈین پرائم منسٹر تھے اٹل بہاری واجپئی، وہ اسی لیے یہ کہتے تھے کہ ایران اور انڈیا ٹوین سویلائزیشنز ہیں. یہ واجپئی نے کئی مرتبہ بات کی ہے. کیسے ٹوین سویلائزیشنز ہیں؟ سب کانٹیننٹ پر جو پرشیا کے اثرات ہیں. سب سے پہلے اب یہ دیکھیے ہندو آرٹ، کلچر، سویلائزیشن پر کیسے پرشین امپائر نے اپنا امپیکٹ ڈالا. کئی ہندو ٹیمپلز، کئی ہندو پیلسز ایسے ہیں، خاص طور پر راجستھان میں، دکن میں، اودھ کے علاقوں میں، جو آج کا یو پی کا علاقہ ہے، جو بالکل پرشین آرٹ سے، پرشین آرکیٹیکچر سے متاثر ہیں. حتیٰ کہ جو کئی ہندی کے علاوہ باقی کئی ریجنل لینگویجز ہیں سب کانٹیننٹ کی، پنجابی ہے، بنگالی ہے، گجراتی، مراٹھی، سندھی، کشمیری، ان کے اندر بھی پرشین کی واضح چھاپ ہے. انڈین ہسٹری میں کئی ایسے بڑے فلاسفرز، پوئٹس، انٹلیکچوئلز آئے ہیں کہ جن پر بہت زیادہ اثر تھا جو پرشنائزڈ کلچر تھا، پرشنائزڈ کی جو صوفی روایات تھی ان کا. جیسے کبیر کو دیکھیے جو بھکتی پوئٹ تھے، تلسی داس کو دیکھیے جن پر بہت زیادہ اثر تھا پرشین لینگویج اور میٹافرز کا. کوی بھوشن جنہوں نے شیوا جی کی تعریف کی تھی پرشین ووکیبلری میں، پرشیا کی ایک پرشین انفلوئنس کے تحت پریز کی شیوا جی کی. پھر چنٹمی تریپاٹھی جنہوں نے بھرج پوئٹری لکھی پرشین انفلوئنس کے تحت. اس کے بعد پھر لالو لال کا نام ہے کہ جنہوں نے پورا اکثر جو پرشین ورکس تھے، خاص طور پر جو پروز تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا. سیٹھ لکشمن چند کا نام آتا ہے جو ایک ہندو مرچنٹ تھے، پوئٹ تھے گجرات کے، لیکن انہوں نے اپنے بزنس کے لیے، اکنامکس پر، اس زمانے کا یعنی جس طریقے سے ٹریڈ ہوتی تھی، اس پر جو کتابیں لکھی وہ سب پرشین انفلوئنس کے تحت لکھی. اردو زبان تو ہر کوئی جانتا ہے کہ سب سے زیادہ اردو پر جو اثر ہے جس زبان کا، وہ پرشین ہی ہے. یعنی 70% سے زیادہ جو اردو زبان ہے وہ فارسی سے انسپائر ہے. اردو کے ساتھ ساتھ جو ہندی زبان کے عام بول چال کے الفاظ ہیں، دنیا، کتاب، خوش، زندگی، محفل، محبت، یہ سب بھی فارسی سے انسپائرڈ ہیں. اب ہم غزل دیکھیں سب کانٹیننٹ میں، قصیدہ دیکھیں، ربائی دیکھیں، مثنوی دیکھیں جو شاعری میں استعمال ہوتی ہے، یہ سب پرشین سویلائزیشن سے انسپائرڈ ہیں. پرشین پوئٹس جیسے سعدی، جیسے حافظ، رومی، فردوسی جیسے، یہ سب کانٹیننٹ کے میڈیول پیریڈ میں تقریباً ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں. خود جو یہاں لوکل پوئٹس رہے ہیں سب کانٹیننٹ کے، امیر خسرو ہیں، علامہ اقبال ہیں، غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، ان کا بھی جو
स्टाइल था वो सब पर्शियन था, पर्शिया से इंस्पायर्ड था। अब हम अगर देखें यहाँ पर जो कई बड़ी मजहबी तहरीकें आई, ख़ास तौर पर जो कबीर ने जिस तरीके की एक कॉस्मोपॉलिटन या कंपोजिट कल्चर की तहरीक बनाई, उसके बाद बाबा गुरु नानक की तहरीक है, इसमें भी हमें जो पर्शियन इंस्पायर्ड सूफी मिस्टिसिज्म है उसकी वाज़ेह छाप नज़र आती है। और तो और जो आर्ट और आर्किटेक्चर को हम देखें तो मशहूर ज़माना इंडिया का ताज महल जो पूरी दुनिया में मशहूर है, ये ताज महल भी असल में देखा जाए तो पर्शियन आर्किटेक्चर से, यानी 4 बाग जिसको कहते हैं, 4 पार्ट गार्डन, इससे मुकम्मल तौर पर इंस्पायर है। और फिर पर्शियन कैलीग्राफी, ड्राइंग, ये तो आज तक सब कॉन्टिनेंट में हो रही है। इस सब के साथ देखा जाए तो जिस तरीके से ईरानी इन्फ्लुएंस के तहत शियाइज़म फैला कश्मीर में और ख़ास तौर पर अवध के इलाकों में, ये भी सारा पर्शियन इंस्पायर था। ड्रेस के एतबार से हम देखें तो शेरवानी हो, कुर्ता पैजामा हो, चूड़ीदार पजामा हो, इन सब पर वाज़ेह तौर पर पर्शियन सिविलाइजेशन का ही इन्फ्लुएंस है। तो ये हमें साबित हो रहा है कि जो पर्शियन सिविलाइजेशन है, ईरानी तहजीब है, उसने इस पूरे रीजन को इम्पैक्ट डाला, पूरे रीजन पर असर डाला। यही वजह है ईरानी तहजीब के अंदर, ईरानी सिविलाइजेशन के अंदर, यही वो बात है कि इस तहजीब को वक्ती तौर पर तो कंट्रोल कर दिया जाता है, वक्ती तौर पर तो सबड्यू कर लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस तहजीब को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस तहजीब को कोई भी ख़त्म नहीं कर पाया। इसराइल का और अरबों का आपस में बहुत सी जंगें हुई हैं, सीरिया के साथ, इराक़ के साथ, इजिप्ट के साथ, लेकिन अरबों की तहजीब के अंदर एक जज्बातीपन है, लाइक कि उन पर इसराइल हमला करता है, वो इसराइल पर हमला करते हैं, तो एक जज्बातियत नज़र आती है। लेकिन ईरानी तहजीब के अंदर गहराई है, एक डीपनेस है। आपने देखा होगा ईरान पर जब हमला होता है बहुत बुरा भी, तो वो फौरी रेक्ट जज्बातियत में नहीं देता, बल्कि वो हमें रद्द-ए-अमल कुछ दिनों बाद नज़र आता है। ये उनके तहजीबी एक एसेट का हिस्सा है, सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है। यही वजह है कि ईरानी सिविलाइजेशन एक रिजिलेंस वाली सिविलाइजेशन है। ईरान के अंदर जो 1979 के बाद, इस्लामी इनकलाब के बाद जिस तरह के असरात आए, वो कई लोग उसको, ईरानी कई जो पर्शिया में रहने वाले लोग हैं उसको कबूल नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है कि ईरान के लोग ये जंग जीतेंगे। यानी वो जो इन इस्लामी इनकलाब से, शिया इनकलाब से इंस्पायर नहीं हैं, वो उसकी बजाय सेकुलर ईरान चाहते हैं। वो भी ईरान को सेकुलर या एक लिहाज से लिबरल ईरान बनाने के लिए इसराइल या अमेरिका की मदद लेने को तैयार नहीं है, बल्कि वो कहते हैं ये ईरान की जंग है, ईरान की लड़ाई है, हम ईरान के अंदर ही लड़ेंगे। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे ईरानी पर्शियन सिविलाइजेशन के, कि ये सिविलाइजेशन इतनी मजबूत क्यों है, क्या हैं इसके असरात, और इस सिविलाइजेशन को शिकस्त देना मुश्किल क्यों है। ये सब हमने समझने और जानने की कोशिश की रीथिंक विद उमर जावेद में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।